वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के अपने इस सेशन में हम लोग सिंपल सर्किट में यानी सरल परिपथ के अंतर्गत मीटर ब्रिज की चर्चा करेंगे। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी का सिद्धांत यहाँ स्पष्ट कराया जाएगा। कैसे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, क्या उपयोगिता है इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी क्या है, और दोनों टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभवमापी तो हर साल पूछा ही जाता है। विभवमापी, उसकी रचना, सिद्धांत, कैसे काम करता है, विभवमापी कब श्रेष्ठता होती है उसकी, वोल्टमीटर से कैसे श्रेष्ठ है, ये सब प्रश्न यहाँ आपको इनके जवाब मिलेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो मीटर ब्रिज की बात करते हैं। मीटर ब्रिज क्या है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में व्हीटस्टोन सेतु की सिद्धांत की बात की। उसका डेरिवेशन करके एक सूत्र प्राप्त किया गया, P/Q = R/S। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलन की अवस्था में उसके दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और मीटर सेतु इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। माने व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यह एक सुग्राही यंत्र है, जिसकी उपयोगिता बहुत अधिक है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। एक और यंत्र है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, जिसको हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सुग्राहिता व्हीटस्टोन सेतु माने मीटर ब्रिज से कम होती है। मीटर ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अधिक सुग्राही है। तो मीटर ब्रिज की बात करते हैं और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर यह काम करता है। इसकी रचना हम देखते हैं कि कैसे ये बना होता है। आपको लैब में देखने के लिए मिलेगा। लैब में आप इसका प्रैक्टिकल भी आपके कोर्स में है, तो वहाँ जब आप करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। हम यहाँ चित्र बना रहे हैं और आप इसको देखें। और चित्र भी आपको अभ्यास होना चाहिए, पूछा जाता है परीक्षा में। इस तरीके से ये पत्तियां लगी होती हैं। दो पत्ती किनारे एल आकार की होती हैं और इन्हीं के बीच में एक मीटर लंबाई का तार कसा होता है। यहाँ पर ये 1 मीटर लंबाई का एक तार होता है, जो इन पत्तियों के बीच में पेंच की सहायता से कसा होता है। अब यहाँ पर भी एक पेंच लगा होता है, यहाँ लगा होता है, ये और इस तरीके से यहाँ पर इनके बीच परिपथ जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से परिपथ जोड़ते हैं। यहाँ एक सेल लगा दिया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु आप पढ़ चुके हैं और वहाँ पर सेल की बात की गई। यहाँ एक धारा नियंत्रक लगा दिया जाता है। धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करता है, यानी रिहास्टर जिसको कहते हैं, RH से प्रदर्शित करते हैं इसको हम। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी RH धारा नियंत्रक, और इसको कहते हैं कुंजी। धारा नियंत्रक हो गया, ये सेल हो गया E। अब यहाँ पर इसको हम ले जाकर इधर से यहाँ जोड़ देते हैं। ये हमारा पूरा बनकर तैयार है। अब यहाँ क्या है, अज्ञात प्रतिरोध एक होता है जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है। हमने बताया था कि अज्ञात प्रतिरोध को हम S कहते हैं। ये अज्ञात होता है और इसको यहाँ जोड़ दिया जाता है। और यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, प्रतिरोध बॉक्स एक होता है। लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, अलग अलग मापन के, और इसको हम ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। RB कहा जाता है। और ये भुजा आपकी R होती है, इसको प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। प्रतिरोध बॉक्स
तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा परिपथ होता है। इसको A कह दिया जाता है और इसको D कह दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ C हो जाता है, माने तार जो है वो AC हो जाता है। और यहाँ पर कहीं एक बिंदु B होता है जहाँ पर हमको संतुलन की अवस्था मिलती है, जब हम BD के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, संत युक्त धारामापी, संत युक्त धारामापी जोड़ते हैं, तो ये शून्य विक्षेप की अवस्था में होता है G। और यहाँ पर जौकी को स्पर्श कराया जाता है तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है। ये पूरा आपका तैयार हो गया मीटर बेस। और इसको अगर हम यल पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से ये 100 माइनस यल हो जाएगा। कैसे हो गया? ये पूरा हमने बताया 1 मीटर का होता है, तो 100 माइनस यल सेंटीमीटर। बस इतनी बात करनी है। अब हम इसके रचना की बात करें अगर कि मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज एक बहुत सुग्राही उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है और इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से अधिक होती है। इसमें AC एक तार होता है, AC 1 मीटर लंबा यानी 100 सेंटीमीटर लंबाई का मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। दो धातुएं हैं, मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंटन का बना हुआ AC 1 मीटर लंबा तार होता है और ये मीटर पैमाने के सहारे इसको कस दिया जाता है। तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद सभी जगह समान होना चाहिए, ये एक आवश्यक शर्त है। अगर प्रतिरोध समान रखना है तो उसके लिए इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होना चाहिए। अब क्या है, तार के जो सिरे A और B हैं, A और C हैं, वो 2 L आकार की पत्तियों से जुड़े होते हैं। एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई और L आकार की तांबे की पत्तियां ये हो जाती हैं। एक बीच में तांबे की पत्ती और होती है और इनके सिरों पर संबंधक पेंच लगे होते हैं। पेंच लगे होते हैं स्क्रू की सहायता से ये तार कसा होता है। इस स्क्रू की सहायता से एक परिपथ जोड़ा जाता है जिसमें हम एक सेल लगा देते हैं, एक धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करता है यानी रिहास्टेड लगा देते हैं, एक कुंजी K लगा देते हैं। इन 2 संबंधक पेंचों के बीच एक रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया जाता है। यहाँ से जो प्रतिरोध हम निकालते हैं, खूंटियां लगी होती हैं, उन खूंटियों में से जिस खूंटी को निकाल लेते हैं वो प्रतिरोध काम करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर जिस तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है उसको हम यहाँ पेंचों के बीच में लगा देते हैं, यानी अज्ञात भुजा ये हो जाती है। एक संत युक्त धारामापी, संत क्या होता है, एक छोटा प्रतिरोध संत कहलाता है और संत यहाँ जोड़ दिया जाता है G के साथ और फिर उसको हम D से जोड़ देते हैं। यहाँ भी एक संबंधक पेंच लगा होता है और इस पेंच की सहायता से इसको कस देते हैं। यहाँ पर एक जौकी स्पर्शक लगा दिया जाता है, विसर्पी स्पर्शक या जौकी कहा जाता है। जैसे आप शार्प करते हैं पेंसिल को, उसी तरीके से अगर हम आगे के भाग को बारीक कर लें तो उस तरीके से जौकी होता है जिसको हम इस तार पर आगे बढ़ाते हुए कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। तो जब जौकी को इस पर हम स्पर्श कराते हैं तो स्पर्श कराते हुए हम वो बिंदु ढूंढते हैं जहां पर धारामापी की सुई बिल्कुल शून्य पर रहती है, माने शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। अब अगर हम इधर उधर घुमाते हुए ऐसा बिंदु B प्राप्त कर लेते हैं जहां पर ये शून्य विक्षेप की स्थिति है, तो जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाती है तो इस स्थिति में ये L है अगर, तो ये हमारी दूरी 100 माइनस L हो जाती है और हम इनको क्रमशः P और Q कह देते हैं। माने ये P हो जाता है, ये हमारा P हो जाता है और ये हमारा Q हो जाता है। अब आप अगर देखें व्हीटस्टोन सेतु की भांति तो आपके पास 4 भुजाएं हो गई, P और Q, R और S। P और Q ज्ञात हैं, माने अनुपाती भुजाएं हैं, R ज्ञात भुजा है और S अज्ञात भुजा है। और आपके पास BD और AC संयुग्मी भुजाएं कहलाती है। इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में व्हीटस्टोन सेतु में कर चुके हैं। तो अगर सेतु संतुलित है तो सेतु के संतुलन की अवस्था में P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। तो जब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा, ये सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये होता है। अब यहाँ पर R बराबर रो L बटा A होता है, ये सूत्र होता है से अगर हम P निकालें, P माने AB का प्रतिरोध, क्या होगा रो
L बटा ए, और Q निकालेंगे तो रो 100 माइनस L बटा ए, और अब हम यहाँ से P बटा Q निकालें तो L अपान 100 माइनस L, ये हमारा P बटा Q होगा। अब इस सूत्र की अगर हम बात करें तो इस सूत्र से L बटा 100 माइनस L बराबर R बटा S हो जाता है, यानी S बराबर क्या हो जाएगा, S निकालेंगे R 100 माइनस L बटा L। इस सूत्र का प्रयोग करके हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि L क्या है, L यहाँ पटरी बनी होती है, हमने बताया कि मीटर पैमाना लगा होता है, उस पर ये B बिंदु हम पढ़ लेंगे कि कितना है L सेंटीमीटर, और L पता हो गया तो L और 100 माइनस L पता चल जाएगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, प्रतिरोध बॉक्स जिसको कहते हैं, इसमें से जो खूंटी निकाली जाती है वो प्रतिरोध वहां पर अंकित होता है कि कितने ओम का प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध हम जो निकालते हैं वो प्रतिरोध यहाँ पर R हो जाता है। R पता है, L पता है, तो हम अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका पूरा मीटर ब्रिज हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पर परीक्षा में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम R से निकालते हुए कई प्रतिरोध निकालकर कई प्रेक्षण ले लेते हैं और प्रत्येक प्रेक्षण के लिए S का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अंत में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ और इसको यहाँ लगा देते हैं और फिर हम कई प्रेक्षण लेते हैं, और जब इनका हम औसत मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमको अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात हो जाता है। कुछ यहाँ पर त्रुटियां भी हैं जिनका निवारण करने की जरूरत है। जो तांबे की पत्तियां लगी हुई हैं, ये 3 पत्तियां लगी होती हैं, इनका प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता है, तांबे का प्रतिरोध भी गणना में नहीं लिया गया है, तो इन सब का प्रतिरोध भी रिजल्ट को प्रभावित करता है, ये इसका दोष है। अंत्य प्रतिरोध, इनको एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, और इनका हम अन्य प्रयोग के द्वारा तार की लंबाई के पदों में प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उसको हम जब जोड़ते हैं तो हमारी ये त्रुटि दूर हो जाती है। एंड रेजिस्टेंस का मान हमको अन्य प्रतिरोध, अन्य प्रयोग के द्वारा ज्ञात करना होगा। इसको हम ए बी और बी सी की लंबाई में जोड़ देंगे तो हमारा ये रिजल्ट थोड़ा सा सही हो जाएगा, माने इसमें परसेंटेज एरर अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि कम हो जाएगी। इसके अलावा मीटर क्षेत्र के तार का सिरा मीटर पैमाने के ठीक शून्यांक पर नहीं है अगर, तो विसर्पी स्पर्शक की छोरदार, यानी जो विसर्पी स्पर्शक है और इसका जो संकेतक है ठीक एक सीध में नहीं होंगे। इसमें ए बी और बी सी की जो लंबाई है वो वास्तविक लंबाई से भिन्न हो जाती है, तो ये समस्या भी होती है, इसको भी दूर किया जाता है। सेतु का जो तार है वो एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होना चाहिए। शून्य विक्षेप स्थित जब हम प्राप्त करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि शून्य विक्षेप स्थित लगभग मध्य में प्राप्त हो, जिससे जो प्रतिरोध है वो समान कोटि के रहें और सेतु की सुग्राहिता अधिकतम हो। तार में धारा अधिक देर तक नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। किसी भी प्रयोग की बात करते हैं तो धारा का प्रवाह बहुत कम समय के लिए होना चाहिए, अन्यथा से जो परिपथ है वो गर्म हो जाएगा। तार के गर्म हो जाने के कारण जो हमारा रिजल्ट है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध बदल जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि शंट का प्रयोग केवल शुरू में करना चाहिए, जब शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो जाए तो हमको शंट हटा लेना चाहिए। एक अगली महत्वपूर्ण बात है कि जौकी को इस पर हमको रगड़ना नहीं चाहिए, केवल स्पर्श कराना चाहिए, इसीलिए विसर्पी स्पर्शक भी इसको कहा जाता है। इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा रगड़ने पर जो हमारा प्रतिरोध है वो परिवर्तित हो जाएगा, कहीं पर अनुप्रस्थ परिच्छेद कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात हुई मीटर ब्रिज की। अब हमको अगला टॉपिक जो पढ़ना है पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी पढ़ना है। विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर की चर्चा करनी है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। यह एक बहुत सुग्राही यंत्र है जिसका प्रयोग हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से इसका जो परिपथ है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ एक बैटरी लगी होती है B
B1 हम कह सकते हैं इसको। एक बैटरी B1 लगी होती है और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं K, और यहाँ धारा नियंत्रक RH लगा दिया जाता है। अभी हमने धारा नियंत्रक की चर्चा की थी, और इस प्रकार से ये हमारा ये तार होता है AC। इसकी जो रचना है, वास्तविक रचना, वो कुछ और होती है, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। इसको हम B कह देते हैं और इस बैटरी को B1 कह देते हैं। अब यहाँ पर एक सेल लगा होता है, एक सेल लगा होता है जिसको हम E कह सकते हैं। अब E से क्या होता है, E से जोड़कर एक धारामापी लगा दिया जाता है और यहाँ एक जॉकी J जुड़ा। ये शून्य विक्षेप स्थिति को यहाँ हमने दर्शाया है, लेकिन शून्य विक्षेप स्थिति मिलती कैसे है, इसको दर्शाने के लिए हमको ये दो और बनाने पड़ेंगे। ये शून्य विक्षेप स्थिति ढूंढने के लिए हमको ये परिपथ बनाने पड़ेंगे कि कैसे मिलेगा शून्य विक्षेप स्थिति, और इसको हम J2 कह देते हैं। और यहाँ पर एक और आप बना लीजिए जिसका शून्य विक्षेप के इधर की तरफ रहेगा, यानी बाएं तरफ हो जाएगा, ये J1 और J2। अब क्या होता है, ये RH हो गया यानी रिहास्टेड, और धारा का प्रवाह कुछ इस प्रकार से। तो जो हमारा परिपथ है वो ये परिपथ की बात करते हैं। विभवमापी क्या है? विभवमापी एक सुग्राही यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर अथवा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए करते हैं। वास्तव में विभवमापी क्या है? एक बॉक्स होता है लकड़ी का, और उसके ऊपर 4 अथवा 6 तारों को जोड़ दिया जाता है एक दूसरे से कनेक्ट करके। इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो विभवमापी 4 तार वाला या 6 तार वाला हो सकता है। प्रायः 4 तार वाले प्रयुक्त किए जाते हैं। तार की लंबाई ज़्यादा हो इसलिए 4 या 6 तार जोड़े जाते हैं, और इसका प्रयोग हम दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें मुख्यतः एक लंबा और एक समान व्यास का धातु का एक प्रतिरोध तार AB होता है, यहाँ AB चित्र में आपको दिख रहा है। इसका एक सिरा A एक संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, और जो इसका दूसरा सिरा है उसको एक रिहास्टेड और कुंजी K के द्वारा B1 के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब धारा नियंत्रक के द्वारा तार AB में धारा के मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं। धारा नियंत्रक का काम यही होता है। एक वैद्युत सेल E है, सेल E जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है, और इसके धन सिरे को A से जोड़ दिया जाता है। ऋण सिरे पर एक धारामापी G लगाकर हम उसको जॉकी से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, विभव प्रवणता आपको बताया गया कि तार के एकांक लंबाई में प्रवाहित होने वाले विभव की मात्रा को हम विभव प्रवणता कहते हैं, और इसको K से प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या है कि जॉकी, हमको पता तो है नहीं कि शून्य विक्षेप स्थिति कहाँ मिलेगी, तो जॉकी को हम इधर उधर स्पर्श कराते हुए देखते हैं कि कहाँ शून्य विक्षेप स्थिति मिलेगी। मान लीजिए कि हमने इधर स्पर्श कराया तो जो सुई है वो इधर भाग रही है। इसका मतलब है कि हमको और उधर बढ़ने की जरूरत है। अब हम उधर बढ़े तो सुई उधर भागने लगी, यानी J2 पर स्पर्श कराया गया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच निश्चित रूप से कोई बिंदु J ऐसा होगा जहां पर हमको शून्य विक्षेप स्थिति मिल जाएगी। तो हम इस प्रकार से शून्य विक्षेप स्थिति ढूंढ लेते हैं, और शून्य विक्षेप स्थिति जब हमको ज्ञात हो जाती है तो A और J के बीच जो विभवांतर होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल हो जाता है। कैसे? A और J की लंबाई यहाँ पढ़ लेते हैं। A और J की लंबाई पढ़ लेते हैं, ये लंबाई और ये लंबाई मान लीजिए कि अगर L हो गई तो जो B बराबर हो जाएगा वो KL,
K बराबर V बाई L होता है, तो V बराबर KL हो जाएगा। और K क्या है? विभव प्रवणता। तो जब हमको V ज्ञात हो जाता है तो E का मान यानी सेल का विद्युत वाहक बल इस विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम विभवमापी पर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करके अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं कि कितना विद्युत वाहक बल है। तो ये बात हुई पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी की। और विभवमापी की सुग्राहिता अधिकतम हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? विभवमापी के प्रयोग में अगर चौकी को हम शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा ही इधर उधर करें और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है यानी धारामापी है उसमें पर्याप्त विक्षेप हो जाता है, तो इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि हमारा जो विभवमापी है वो बहुत अधिक सुग्राही होगा। और विभवमापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर भी निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। माने सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हमको विभव प्रवणता घटानी होगी। अब विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है? V बाई L। विभव प्रवणता घटेगी तो सुग्राहिता बढ़ेगी, सुग्राहिता बढ़ेगी। अब कब घटेगी? जब L अधिक हो, L अधिक हो। तो L अधिक कब होगा? जब हम कई तार ले लें। इसीलिए कहा जाता है कि 4 तार या 6 तार ले लिए जाते हैं। तो 4 तार या 6 तार लेकर हम विभवमापी बनाते हैं। L का मान बढ़ जाता है जिससे विभव प्रवणता घट जाती है। और विभव प्रवणता घटती है तो विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमको सुग्राही विभवमापी प्राप्त हो जाता है। और ये वोल्टमीटर से अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वोल्टमीटर में जो हम रीडिंग लेते हैं वो हम पढ़ कर लेते हैं, यानी वहाँ से देख कर लेते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति की वहाँ विशेषता नहीं होती है कोई, ना उसका कोई महत्व होता है, तो इसलिए वहाँ पर त्रुटि ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ हम शून्य विक्षेप स्थिति देखते हैं, 0 पर पहुँच गया माने ये शून्य विक्षेप स्थिति है, तो उस स्थिति में विभवमापी की सुग्राहिता निश्चित रूप से वोल्टमीटर से अधिक होती है। अब हम इसके उपयोग की बात करें तो जो विभवमापी है उसका मुख्य रूप से जो आपका उपयोग है वो 2 प्रकार का उपयोग है। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में और किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। आपके प्रयोगात्मक परीक्षा से रिलेटेड ये टॉपिक है। प्रैक्टिकल में भी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवमापी का प्रयोग किया जाता है। आपका सवाल भी है आपके प्रयोग में कि विभवमापी की सहायता से लेग्रांजे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो विभवमापी लेकर हम वहाँ पर परिपथ बना लेते हैं और एक लेग्रांजे सेल जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको जोड़ देते हैं, संयुक्त धारामापी लगा देते हैं और फिर हम उसको शून्य विक्षेप की स्थिति ढूंढ कर लाते हैं। और इस प्रकार से हम L1 यानी 2 सेल हैं, अगर 2 सेल अगर हमारे पास हैं तो हम L1 L2 निकालेंगे और E1 बटा E2 निकालेंगे। E1 बराबर KL1 और E2 बराबर KL2। तो जब E1 बटा E2 करेंगे हम तो हमको L1 बटा L2 मिल जाएगा, यानी से जो सेल हैं दोनों उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी। यानी 2 सेल अगर लिए गए हैं तो उन दोनों सेलों के धन सिरे को A से जोड़ देते हैं और जो ऋण सिरा है उसको ले जाकर हम B से जोड़ देते हैं। 2 सेल लिए गए हैं, उन दोनों सेलों के धन सिरे को A से और ऋण सिरे को B से जोड़ देते हैं। बैटरी एक B1 होती है, B1 के धन सिरे को A से और ऋण सिरे को एक रिहास्टेट से होते हुए यहाँ B से जोड़ दिया जाता है। अब हम जब चौकी को स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति लाते हैं तो एक बार सेल E1 को डालते हैं और E1 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति याद कर लेते हैं। वो हमारा E1 बराबर KL1 हो जाता है। और इसी प्रकार से हम E2 को परिपथ में डालकर कुंजी की सहायता से शून्य विक्षेप स्थिति हम चौकी को स्पर्श कराते हुए ढूंढ लेते हैं। अगर L2 पर मिलता है तो E2 का मान KL2 होता है और फिर E1 बटा E2 हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा जो अनुपात होता है यही सेल के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात हो जाता है। यानी हम सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी का उपयोग कर सकते हैं। अगला एक और उपयोग है कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। हमने इसके पहले लेक्चर में चर्चा की थी RE/V -1। इस सूत्र का प्रयोग करके हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
अब यहाँ हमको ई बटा वी कहाँ से मिलेगा, ई बटा वी हमको ये जो मिला है यही ई बटा वी होगा। यहाँ पर क्या है, दो सेल नहीं है, केवल एक सेल है, तो एक सेल जो लगा है उसके धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे को बी से जोड़ देते हैं कुंजी की सहायता से, और बीच में एक संयुक्त धारा मापी लगा देते हैं। बैटरी B1 जो है उसके धन सिरे को ए से और ऋण सिरे को कुंजी और रिहास्टेट के द्वारा बी से जोड़ देते हैं। अब हम शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं कि सेल ई के लिए शून्य विक्षेप स्थिति क्या है, और शून्य विक्षेप स्थिति मिल जाती है तो ई बराबर V यानी V बराबर KL होता है। L पर अगर शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है तो E बराबर KL हमारा E का मान हो जाता है। अब V क्या है, विभवांतर है, तो V के लिए शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं, और वो जो L2 पर अगर मिलता है तो वो V बराबर KL2 हो जाता है। यानी E बराबर हमारे पास क्या आया था, KL1, और V बराबर क्या आया, KL2, तो E बटा V बराबर L1 बटा L2 हो जाता है। यहाँ हम मान रख देंगे E बटा V का। R क्या है, रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ E के साथ जोड़ा गया है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं और उससे जो प्रतिरोध निकालते हैं वो R हो जाता है। तो R E बटा V का मान रखकर हम अज्ञात प्रतिरोध यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसकी गणना कर लेते हैं। तो ये विभव मापी के उपयोग हुए। यहाँ पर आपको कई सवाल मिलते हैं। विभव मापी में तार लंबा क्यों होता है, लंबा इसलिए होता है ताकि विभव प्रवणता जो है वो घट जाए, विभव प्रवणता घटेगी तो सेत की सुग्राहिता बढ़ जाएगी, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि सेत की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए लंबे तार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे इसकी विभव प्रवणता कम हो जाए, और विभव प्रवणता जब हम कम कर लेंगे तो हमारी सेत की सुग्राहिता, सेत क्या, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। यानी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम अधिक लंबे तार का प्रयोग करते हैं। ये सवाल आपका हो सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम विभव मापी का उपयोग कैसे करते हैं। तो हमने बताया आपको, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए हम कैसे उपयोग करते हैं वो भी हमने बताया। मीटर ब्रिज का क्या उपयोग है, मीटर ब्रिज कैसे काम करता है उसकी चर्चा हमने की। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, क्रियाविधि क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरीके के सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। जो आपका तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी का था वो खत्म होता है। कुछ हमको न्यूमेरिकल और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की चर्चा करनी है, तो अगले लेक्चर में हम आपसे उसकी चर्चा करेंगे। और उसी के साथ हमारा ये इलेक्ट्रिक जो यूनिट चल रही थी ये खत्म होगी, और उसके बाद हम लोग अगली यूनिट पर चलेंगे, यानी चुंबक मैग्नेट की बात करेंगे, चुंबकत्व की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि आपको जो यहाँ कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ 9th to 12th अवेलेबल करा पाएँ, और हम यहाँ अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप अपना एग्ज़ाम और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा भी यहाँ करते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ी समस्या भी होती है, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ अवेलेबल कराएं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इस कंटेंट का बेहतर लाभ ले पाएंगे। आप अपना नोट्स भी इसकी सहायता से तैयार करें। हम नोट्स की पूरी बात यहाँ बता देते हैं, और आप उसकी सहायता से अपना नोट्स, प्रूफ, चित्र, डेरिवेशन समझ में आकर देते हैं, उसका उपयोग करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, या और भी सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं उन पर आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।